उन्होंने कहा कानूनी था कि गैर कानूनी था, केस हुआ, जो भी हुआ वो फिर कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन तशद्दुद उन पर अगर किया गया है और जो कि पता चल रहा है कि किया गया है, तो उस तशद्दुद की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक आप चीज़ों को डील करें। और दूसरा, जो उनके घर, उनके जो असिस्टेंट थे, उनके बीवी को और वो छोटे से एक मासूम दूध पीते बच्चे को भी मतलब ये जो हुकूमत है ना, ये पागल हो चुकी है बिल्कुल। क्योंकि इसको नज़र आ रहा है कि ये असल में पहले दिन से इनको पता था कि इनका वक्त पूरा नहीं होगा, पहले दिन से इनका वक्त पूरा था। तो ये पहले दिन से इस तरह की अहमकाना हरकतें ये हुकूमत करती आई है, और हुकूमत वक्त होश के नाखून ले। और इस तरह की हथकंडों से आपने कभी भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का या लीडरशिप का अज़म सिर्फ बुलंद होता है, कम नहीं होता। और हमको स्ट्रेंथ मिलती है कि जी आप इस तरह की अहमकाना हरकतें करेंगे और हम आपके ऊपर और प्रेशर डालेंगे। जो पहली बात मेरी ये थी। दूसरी बात ये कि कल लाहौर में जो जलसा है वो कराची में बहुत सारे मकामात पे पूरे सिंध में दिखाया जाएगा। कराची की लिस्ट मेरे पास आ गई, मैं जल्दी से बता दूं, उसके बाद असल मुद्दे पे मैं आ जाऊंगा। गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी पे है, गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक पे है। ये स्क्रीनिंग है जहाँ पे लोग आके खान साहब की तकरीर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कल कुछ अहम अनाउंसमेंट्स करनी है। शाह फैसल में सिंगर चौरंगी पे है, मॉडल टाउन में सऊदाबाद चौरंगी पे है, लांडी टाउन में 4 नंबर लांडी पे है, लियारी में भी है, लियारी टाउन में वेलकम गेट लियारी जो है वहाँ पे है, नाज़ाबाद टाउन में फिरदौस कॉलोनी, फिरदौस स्वीट्स के पास, औरंगी टाउन में तुरानी गोट सेक्टर D15, सदर टाउन में पाकिस्तान चौक पे, मोमिनाबाद टाउन में बनारस चौक पे, इब्राहिम हैदरी में हॉस्पिटल चौरंगी पे या हस्पताल चौरंगी, हॉस्पिटल बोलूँगा तो अशरफ बोलेगा, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मलिर कैंट में चेक पोस्ट नंबर 6, सुराब कोट में अलासा स्क्वायर पे, और जिन्ना टाउन में जहाँ NA 245 में महमूद मौलवी साहब का इलेक्शन कैंपेन भी चल रहा है, वहाँ पे आयशा पाक कश्मीर रोड पे। मेरे ख्याल में एक आध लोकेशन और हो जाएगी ऐड, वो हम आपको बता देंगे। तो सब लोग कराची में इसमें शिरकत करें और ख़ान साहब के कोई अहम पैगामात हैं वो करें, और जश्न आज़ादी भी हम साथ मिल के मनाएंगे। अब आ जाएँ जी असल मुद्दे पे, जिसके लिए मैंने आप सबको यहाँ तकलीफ़ दी है। देखें, हमारी हुकूमत से पहले 2017 में इस शहर में, बल्कि मुल्क में सेंसस हुआ, 16 में मरदमशुमारी हुई। मरदमशुमारी में कराची में जब मरदमशुमारी के ऊपर कराची की हर सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त नहीं थे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जमात इस्लामी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और बाकी छोटी मोटी जमातें जो हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात की। उस पर कहा कि जी, उसके बाद जी कैबिनेट आई, हुकूमत बनी 2018 में इमरान खान साहब की, यानी कि तहरीक इंसाफ की हमारी। हम कैबिनेट में आए, कैबिनेट के अंदर ये डिस्कशन हुई, क्योंकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी। उसमें शुरू में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वज़ीर थे और फ़ारूक नसीम साहब वज़ीर थे, दोनों हजरात MQM से हैं। उसके बाद खालिद भाई के जाने के बाद अमीन भाई आ गए, उन्होंने वही वजारत उन्होंने ले ली, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, IT जिसे कहते हैं। वहाँ पे ये सेंसस का डिस्कशन हुआ, तो कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को ये मैंडेट किया गया कि वो कमेटी कराची के हवाले से इस पूरे सेंसस का मुताला करे, और मुताला करके कैबिनेट को रिकमेंडेशंस पेश करे, ताकि कैबिनेट वो रिकमेंडेशंस उस पर इज़हार ख्याल करके, डिस्कशन करके, कैबिनेट वो जो तजावीज़ CCI में ले जाए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। वो जो कमेटी बनी कैबिनेट में, उसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी एज मिनिस्टर, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी एज मिनिस्टर, डॉक्टर जुबैदा जलाल साहबा थी, कादरी साहब थे, अमीनुल हक साहब थे, और मैं था।
उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस कमेटी को चेयर करूँगा। कई मीटिंग्स हुई इस कमेटी की, पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स बोर्ड और वो जो सारा जो नादरा और इलेक्शन कमीशन, सब लोगों के साथ मिलके हमारी कई उसके ऊपर मीटिंग्स हुई और काफ़ी रिसर्च के बाद हमने एक रिकमेंडेड पोजीशन कैबिनेट में भिजवा दी जिस पे सबका इत्तेफाक था। जब कैबिनेट में गई, कैबिनेट के में उस पर और डिस्कशन हुई। डिस्कशन होने के बाद कैबिनेट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसे सीसीआई कहते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वो रिकमेंडेशन लेके सीसीआई में चले गए। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब ने वहाँ पे वो प्रेजेंट की और उसके बाद एक फैसला हुआ कि सेंसस 10 साल में होता है लेकिन 5 साल में करा दिया जाए और उससे पहले डिजिटल तरीके से उसकी पूरी रिसर्च हुई और एक टीम बनी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं दुनिया में वो लेके बाहर के एक्सपर्ट्स बुला के, तो ये पूरी की पूरी एक स्टडी होने के बाद उसका एक वे फॉरवर्ड बना कि जी इस तरह होगा। उस पर एज यूजुअल चीफ मुंशी साहब ने मुनाफिकत के, तो वो माने अब एम से तो मिनिस्टर भी होता है, मुंशी भी होता है, मुनाफिक भी होता है, एम से काफ़ी लफ्ज़ निकल आते हैं, तो चीफ तो वो हैं, अब आपकी मर्जी जो मर्जी लगा लें। जब ये डिस्कशन हो रही थी तो ये चीफ मुंशी, चीफ मिनिस्टर, चीफ मुनाफिक, जो मर्जी आप इनको कह लें, ये पहुंच गए बादराबाद और बादराबाद जाकर उन्होंने कहा जी अच्छा बड़ा जी सेंसस में हमें भी रिजर्वेशन है कराची के फला टमका। हालांकि कराया कैसे था इन्होंने, वो जो एक इत्तफाकी, जैसे इनका इत्तफाकी चेयरमैन है, वो एक इत्तफाकी वजीर भी हैं, वो फैमिली कोटा पे जो बैरिस्टर वजीर थे मुर्तज़ा वहाब, वो सेंसस में वो लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। हम तो हुकूमत में नहीं थे 2016 में, ये तो फिर भी हुकूमत में थे और इनके अक्सर उजरा डीसी के साथ मिलके ये सारा सेंसस पूरे सिंध का देख रहे थे। उन्होंने उस वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं उठाए। जब पॉलिटिकल माइलेज लेनी थी तो ये पहुंच गए बादराबाद पहुंच गए। वहां पे उन्होंने बड़ी जी पॉलिटिकल की कि जी बड़ा जी हम आपके साथ हैं फला टमका, पता नहीं क्या हुआ। कैबिनेट में तो ये नहीं थे, लेकिन जब यहाँ आए सीसीआई में तो उन्होंने कहा जी हम ये फैसला नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। मैंने उनसे सवाल पूछा क्योंकि मैं इस कमेटी का हिस्सा था, चेयर करता था, तो मुझे सीसीआई की उस मीटिंग में दावत दी गई थी। मैंने मौसूफ से सवाल ये पूछा कि ज़रा आप लिस्ट कर दें कि जो हमारी रिकमेंडेशन है, आप एक लिस्ट करके हमें बता दें कि आप इन रिकमेंडेशन में से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मानते, यानी कि सारी नहीं मानते, या आपके ऑब्जेक्शन से बता दें। उस पर वो बड़े नाराज़ भी हुए, नहीं देखें ये क्या बात हुई है, तो लंबी डिबेट हो जाएगी। तो भाई हम डिबेट क्या नहीं बैठे थे, कोई शादी में या वलीमे की बिरयानी खाने तो नहीं आए थे। आप बैठे हैं सीसीआई के अंदर डिबेट करने, उन्होंने बड़ी जी शोर हंगामा किया। उसके बाद वोटिंग पे ये आउटवोट हो गए। बलूचिस्तान ने भी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दी और प्राइम मिनिस्टर ने वो अडॉप्ट किया। उसके अडॉप्ट करने के बाद जो हमारे उस वक्त के इत्तेहादी थे, जो आज यहाँ इत्तेहादी बन गए, जिनके वो पहले इत्तेहादी थे, पहले 90 में बैठते थे, बादराबाद में बैठते हैं, एक 32 अरब रुपए का बजट अनाउंस हुआ कि ये पूरा सेंसस होगा। 5 अरब रुपए उसमें से पायलट प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल की बजट में एलोकेट भी किए गए। अब मजे की बात यह है, फिर मैं बोलता हूं एम से बहुत लफ्ज आते हैं, मुत्तहिदा भी एम से ही आता है, वो मैं कह चुका हूं। अब मुझे जरा ये बता दें कि ये आप हुकूमत में बैठे हैं, कि हुकूमत वक्त का हिस्सा है, फिर दोबारा रजीम चेंज के बाद, और आज अनाउंसमेंट आ रही है पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स के ऊपर कि लनाब ये सेंसस 4 महीने और आगे हो गया है। ये सेंसस आगे कराने में ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पहले दिन से उन्होंने कहा था कि सारों को ऑन बोर्ड लेने के बाद ये काम होगा। उन्होंने इसको पूरे को
इस पूरे प्रोसेस को तेज़ी से करने की हिदायत भी की, ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की ये हुई, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने हो ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, क्रेडिबिलिटी आए पूरे प्रोसेस में, सब माने, ये भी माने। तो आज ये जनाब 4 महीने के लिए इसी हुकूमत का हिस्सा है बैठे हुए आज भी, जो ये सेंसस को फिर 4 महीने के लिए आगे कर रहे हैं। फिर अगर हम मुनाफिकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फिर आप नाराज़ हो जाते हैं। और क्या होती है मुनाफिकत? मुनाफिकत तो ये होती है कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं और आपके पीछे कुछ बोलूं, मेरे एक्शंस कुछ और हों और मेरे अल्फाज कुछ और हों, तो मैं मुनाफिक कहलाऊंगा। कुरान शरीफ में पूरा सूरह मुनाफिकून है। अल्लाह ताला ने, ये उस वक्त भी हो रही थी मुनाफिकत, ये उस वक्त जी जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था रसूल रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई थी। और क्या क्या सूरह में लिखा हुआ है इसकी तशरीह या तर्जुमा पढ़ लें, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा। ये आज भी वही हाल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुनाफिकत की पॉलिटिक्स आप कब तक करेंगे? हम चाहते हैं कराची का सेंसस हो। खान साहब आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते थे कि कराची में सेंसस हो। हमने बजट एलोकेट किया, हमने पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया। कोई चैलेंज कर सकता है तो कर ले कि पूरा प्रोसेस क्या हुआ। पूरे प्रोसेस के अंदर उसके मिनट्स हैं, इतनी मोटी फाइल बन गई, वो आप मंगवा लें, उस पर सीक्रेट नहीं लिखा हुआ था। आप जाके इनको बोलें कि वो आपको मिनट्स हैं, वो आपको मिलेंगे। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत आप मांग सकते हैं। उसके बाद अगर ये सेंसस फिर आगे डिले हो रहा है, ये चाहते क्या हैं? मैं समझता हूं कि ये चाहते ही नहीं है कि सेंसस हो, क्योंकि अगर प्रॉपर सेंसस हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बायसनेस, जो वन साइडेड इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन एक तरफा पीडीएम की गोद में चढ़ के बैठा हुआ है, ये एक्सपोज हो जाएगा। और कराची की आबादी जब खुल के सामने आएगी तो सिंध से नेशनल असेंबली की सीटों में इजाफा हो जाएगा। एनएफसी अवार्ड में भी फर्क आएगा, क्योंकि वो उसी से डायरेक्टली लिंक्ड है पॉपुलेशन से। तो जब आप, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो जरदारी माफिया यहां बैठा हुआ है 15 साल से, मैं हमेशा कहता हूं, मैं कहता रहूंगा जब तक ये कोई एक्शन इनके ना हो, ये एक प्लान्ड तरीके से इस सूबे की तबाही कर रहे हैं। और इस सूबे की तबाही करने के लिए सबसे ज़्यादा तबाही इनको कराची करने में फ़ायदा होता है, क्योंकि ये मीडिया सेंटर है, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ आता है। यहाँ कराची में जो होता है वो पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स पे चलता है, वो एक नेशनल खबर बनती है। ये अगर जो इन्होंने शहर का हाल किया है, अगर आज भी कोई सोच रहा है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत सिंध में तहरीक इंसाफ बना के रहेगी, क्योंकि ये आपको कराची का तो प्रॉब्लम नज़र आ जाते हैं, क्योंकि ये शहर है मीडिया का। जो लाड़काना में बच्चे डूब के मर जाते हैं ना, वो सिर्फ एक सुर्खी लगती छोटी सी, वहाँ पे इतनी डेप्थ में मीडिया नहीं है। वो जब तक एक कोई चैनल उठा लेता है तो फिर खबर बनती है। जो शिकारपुर में डाकुओं के ऊपर राज करते हैं इलेक्टेड एमपीएस, एमएनएस, मिनिस्टर्स, इनके, वो छुप जाती है खबर। तो ये एक प्लान डिस्ट्रक्शन चाहते हैं सूबा सिंध की, जो ये करते आए हैं। जितनी जल्दी आपकी इनसे जान छूटेगी उतना अच्छा इस मुल्क के, उतना फ़ायदा इस मुल्क का है। और ये जो असल में जो चेरी ब्लॉसम आप शहबाज शरीफ को कह रहे हैं ना, तो उसके पास तो चेरी ब्लॉसम की डिब्बियां हैं। आसिफ जरदारी तो चेरी ब्लॉसम की फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री तो उसकी है। ये जिस तरह का काम कर रहा है, कभी ओ जो बाइडेन मेरा दोस्त है, तुम्हारे मामे का रिश्तेदार है, तुम्हारा दोस्त है,
हाँ, ये टीवी के ऊपर बैठ के बात करने वाली होती है कि जी सारा प्लान तो बिलावल हाउस ने बना, एक्सेप्ट किया है। तो ये सारा तमाशा जो हो रहा है इस मुल्क में, उसके पीछे मास्टरमाइंड जो एक फितना है, जो शैतानी दिमाग जिसका है, उसका नाम है आसिफ जरदारी। और ये चाहे वो सेंसस हो, चाहे कराची से कचरा उठाना हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर कानून साजी करनी हो, चाहे पीएफसी अवार्ड नहीं कराना हो, चाहे करप्ट से करप्ट लोगों को वजीर बनाना हो, चाहे नैब के केसेस दबाने हो, चाहे टीवी के ऊपर बैठ के बोलना हो नैब के, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये हजरत आसिफ जरदारी का स्टेटमेंट है कि नैब के चेयरमैन की क्या औकात है कि इसके ऊपर केस करे, भूल ना जाए। ये आसिफ जरदारी का स्टेटमेंट है। आसिफ जरदारी का स्टेटमेंट है कि तुम 3 साल के लिए आए हो, हमने सारी जिंदगी यहाँ गुजारनी है। ये आसिफ जरदारी के स्टेटमेंट्स हैं सारे, जो पाक फौज के खिलाफ भी देता रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ देता रहा है, उज़ैर बलोच को प्रोटेक्शन करता रहा है। हमारे स्टेटमेंट के ऊपर शहबाज गिल का सही था, वो अरेस्ट हो गए, वो सही था गलत था कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ रेंजर्स वर्दी में आर्मी के जवानों को कत्ल कराया गया है, उनको उनकी गाड़ियों पे बम मारे गए हैं, कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है उनको उज़ैर बलोच के हाथों, और वो बरी हो रहे हैं केसेस में। और यहां बुरा लग रहा है कि कोई स्टेटमेंट देते, कोई स्टेटमेंट पाक फौज के खिलाफ अगर सोशल मीडिया में देता है, अगर पीटीआई के टैग लगा के देता है, हम उसको इमीडिएटली डिसोन करते हैं। पूरे सोशल में हमेशा भेजता रहता हूं, ये डिसोन हो गया, ये हमारा अकाउंट नहीं है। अब ये ओपन में जो मर्जी उल्टी सीधी बातें कर ले, हम इसको डिसोन कर देते हैं। अब तो यह भी पता चला है कि एक पूरा सेल बनाया गया है वो कॉन्विक्ट मरियम के नीचे, जिनको पैसे मिलते हैं कि पीटीआई के ऊपर अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स लगा के और ये काम करो। हम फिर वो सारे अकाउंट्स को वो फॉलो करती है जो इस तरह के बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो फॉलो भी करती है, वो इनको नैरेटिव भी बना के देती है। और ये वो है जो टीवी के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के आला तरीन क़यादत को नाम लेके वो ये और इसका बाप नाम ले लेके ये घटिया हरकतें करते थे। भरा पड़ा है पूरा सोशल मीडिया, आपके मीडिया की सुर्खियां लगी हैं इसके ऊपर। बैन किया गया नवाज शरीफ को टीवी पे, जैसे अल्ताफ हुसैन को बैन किया गया था, इसी वजह से। ये मुल्क के गद्दार हैं। इन्होंने आपकी एक इंस्टीट्यूशन है, ये तगड़ा इंस्टीट्यूशन है, इससे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो सकता है पॉलिसीज के ऊपर, वो हम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें ये करते हैं, और ये जो कंस्पिरेसी है, जो खान साहब ने उस दिन कहा कि एक कंस्पिरेसी हैच हुई है, एक साजिश है कि ये नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि जी हम इसकी ये एक्सपोज हो चुका है और ये अब अवाम में भी नहीं बिक रहा, और इंशाल्लाह थोड़े दिन में मीडिया में भी नहीं बिकेगा, और ये पाक फौज में भी नहीं बिकेगा। हाँ, डिफरेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने इसी टेबल पे बैठ के कहा था कि सर ये वाली बात जो आपने की DGISPR ने, इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते थे। ठीक है, कहा था, लेकिन किसी ने कोई गाली तो नहीं दी, किसी ने कोई इस तरह की बात तो नहीं की। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहेंगे, लेकिन हमारी फौज है, हमारे जवान हैं, हम सुकून से सोते हैं उनकी वजह से। वो जो शहीद हुए लोग, उनमें मेरे दोस्त थे, वो ज़ाती मेरी उनके साथ जब मैं वजीर था और गवादर मेरे ज़ाती ताल्लुकात डेवलप हो जाते हैं। आप बात करते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, कॉन्वर्सेशन होती है 10 चीज़ों के ऊपर। तो ये हमारी तो ज़ाती ताल्लुकात हैं, जैसे आप लोगों से हो गए, आपके साथ बैठे हैं, तलत भाई से हो गए, कब से वो आके हमारे से सवाल पूछना, हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं। हम मीडिया कॉन्फ्रेंस के अलावा भी फ़ोन पे बात करते हैं। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, होता है, आपसे भी हो सकता है। इसका यह मतलब तो नहीं हमारी कोई दुश्मनी है। तो इसलिए मैं ये सेंसस के ऊपर दोबारा वापस आके मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम इसको बहुत कंडेम करते हैं। ये जो 4 महीने उन्होंने आगे किया है, इस शहर का सेंसस होना चाहिए, हैदराबाद का में भी होना चाहिए, पूरे सिंध में होना चाहिए, दोबारा पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए।
जिसके लिए एक पॉलिसी बनी थी, एक बजट एलोकेट हुआ था, टॉप ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं जो दुनिया भर में होता है, उसके उनको सामने रखते हुए एक सक्सेसफुल तरीके से काम करना था। तो ये जो उन्होंने आगे किया, इसके पीछे तो कानूनी साजिश है इंशाल्लाह। हाँ, ये भी लगता है कि दोबारा ये डर गए सुप्रीम कोर्ट में, जो है दोबारा डर गए कि जी फिर इलेक्शन 28 तारीख को इलेक्शन करना है, करो हम तैयार हैं, उससे पहले करना है पहले करो हम तैयार हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्टली मुखातिब होकर मुझे ये बताएं कि आपने 2 दिन पहले इलेक्शन मुलतवी किए, वो बैलेट पेपर कहाँ हैं सारे? क्या वो बैलेट पेपर वापस आपने अपनी कस्टडी में लेके रखे हैं? अगर नहीं तो क्या वो आरओ के पास ही पड़े? क्योंकि जो आरओज हैं उनमें से बेशतर आरओज इनके लगाए हुए हैं पीपल्स पार्टी नहीं, जरदारी माफिया के लगाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी तो खत्म हो गई ना, अब जरदारी माफिया, इनको तो नाम ही बदल देना चाहिए। जरदारी माफिया के लगाए हुए आरओज हैं। अगर बैलेट पेपर उनकी कस्टडी में है तो ये तो फिर सवालिया निशान तो कोई भी बना सकता है, भले जिसको मर्जी वोट दें आप हो सकते हैं उनके वोटर भी हों, लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी के भी वोटर हैं, अगर कोई रह गया हो एक आध दुक्का, आप यही चाहेंगे ना कि वो जीते भी तो ईमानदारी से जीते, बेईमानी से ना जीते। बेईमान तो नहीं है आप, तो अगर आप बेईमान नहीं है तो फिर इसको ईमानदारी से करा जी। वो कल खान साहब के नॉमिनेशन जमा होंगे। कराची में 3 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लियारी से और मलीर से और शाह फैसल से, जो एक शकूर शाह साहब की सीट है, एक अकरम चीमा साहब की सीट है और एक कैप्टन जमील की सीट है। तीनों जगह से खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल हम आपको बता देंगे, तीनों जगह से खान साहब की नॉमिनेशन फाइल करने जाएगी कराची की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप। उसमें फिरदौस शमीम नकवी भी होंगे, अशरफ कुरैशी साहब भी होंगे, बिलाल गफ़ार साहब भी होंगे, अरसलान गुम्मद साहब भी होंगे और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब भी होंगे, और बाकी लीडरशिप भी होगी जो खान साहब की नॉमिनेशन जमा कराएगी, तो वो हम आपको बता देंगे।